Good morning, all of you. Before day, we read journal and transaction enter in journal. अब नेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि एक जर्नल जो होती है उसके अंदर एक मिनिमम एक सीमाएं होती है, कुछ ही ट्रांजेक्शन उसमें लिख सकते हैं। लेकिन जब बिजनेस बढ़ जाता है, ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाते हैं, लेन देन बढ़ जाते हैं, व्यक्ति बढ़ जाते हैं, काम करने वाले व्यक्ति, तो एक जर्नल के स्थान पर अपन कई अनेक सहायक पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। तो जब ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे, एक व्यक्ति एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो उस स्थिति के अंदर अपन अनेक सब्सिडियरी बुक्स रख सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपका जो टॉपिक है, पॉइंट है, वह सब्सिडियरी बुक्स यानी सहायक पुस्तकें। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, वेयर एज इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन सिंपली in book of accounts, special journal are prepared related to various nature of transactions which is known as subsidiary books, recording in subsidiary books। यानी जब ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाते हैं तो कई नेचर के, कई प्रकृति के ट्रांजेक्शन व्यापार में होते हैं। कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, वी परचेज गुड्स, वी परचेज एसेट्स, वी सेल गुड्स, वी सेल एसेट्स एंड पेड अदर ट्रांजेक्शंस। तो सारे कई प्रकृति के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको उनकी नेचर के अनुसार अलग अलग पुस्तकों में अपने को एंटर करना चाहिए। क्यों एंटर करना चाहिए? इससे कई प्रकार की सुविधाएं, कई प्रकार के एडवांटेज अपने को मिल सकते हैं। जैसे नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, कि एक संस्था में कई प्रकार का काम करने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं। जब काम ज्यादा होता है तो उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम बांट देना चाहिए। ज्यादा एक्सपर्ट आदमी है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम देना चाहिए। जब अपने काम ज्यादा है, कई व्यक्ति भी ज्यादा हैं, तो अपने को अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए उसकी एबिलिटी के अनुसार। क्यों? जो व्यक्ति जिसमें एबल है वो उसका अच्छा काम कर सकता है। हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा, कई छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां पर एक डॉक्टर होता है, उसको सभी प्रकार का इलाज करना होता है। फिजिशियन होता है, वो सभी प्रकार का, कान दर्द है तो भी वही इलाज करता है, आंख में दर्द है, नाक में दर्द है, सभी प्रकार के इलाज वो अकेला डॉक्टर करता है। लेकिन बड़े हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाइए तो अलग अलग क्षेत्र के डॉक्टर होते हैं। जैसे ENT के डॉक्टर अलग होते हैं, सर्जन अलग होते हैं। तो वो व्यक्ति उसी में एक्सपर्ट होता है, वो उस काम को आसानी से कर सकता है। वो स्थिति बिजनेस के अंदर भी होती है। व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार काम बांट दिया जावे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति उस काम को बड़ी सावधानी से और बड़े ढंग से कर सकता है। तो इससे क्या होता है? कार्य में सुधार होता है। तो इसमें होता है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का बंटवारा हो जाता है। जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको वह काम बांट दिया जावे, ताकि उस काम में के अंदर भी अपने को सुधार होगा, अच्छा काम अच्छा होगा, काम जल्दी होगा। तो ये होता है सब्सिडियरी बुक्स जब होती है तो कार्य का विभाजन उनकी योग्यता के अनुसार व्यक्तियों को अलग अलग कर दिया जावे। दूसरा था फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक जर्नल होती है, वो काम करने वाले 2 या 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति होते हैं, गलती कौन करता है, सजा किसको मिल जाती है। यदि काम अलग अलग बांट दिया जाता है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है कि भाई ये गलती इसने की होगी, ताकि वह दूसरे व्यक्तियों पर उसको प्रत्यारोपित नहीं कर सकता है। इस वजह से जब डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है तो फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी लायबिलिटी भी उसकी फिक्स हो जाती है कि भाई यह काम, यह गलती इसने की होगी। या किसी को धन्यवाद, अच्छा काम किया तो उसको धन्यवाद मिल सकता है, गलत काम किया तो उसको थोड़ा बहुत प्रताड़नापन दे सकते हैं। इस वजह से अलग अलग काम अलग अलग व्यक्ति करते हैं तो उनकी लायबिलिटी फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट आता है इजीनेस इन पोस्टिंग। जर्नल एक ही है तो एक समय में केवल एक व्यक्ति लेजर में उसका पोस्टिंग खतौनी कर सकता है। यदि अलग अलग पुस्तकें हैं तो पोस्टिंग करने वाला व्यक्ति कभी
अभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्या क्या सब्सिडी बुक्स होती है। परचेज बुक से पोस्टिंग पहले कर रहा है, सेल्स बुक से उसके बाद में कर सकता है, केस बुक से उसके बाद पोस्टिंग कर सकता है। और यदि एक ही जर्नल है तो जर्नल में जो लिखने वाला व्यक्ति होता है वो बैठा रहेगा जब तक वो पोस्टिंग करेगा, जब तक, तो उसका कार्य प्रभावित होगा। यदि अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स होती है तो व्यक्ति, जो पोस्टिंग करने वाला व्यक्ति, वो एक समय में एक पुस्तक ले लेगा और उससे अपना कार्य करता रहेगा। तो कार्य में भी उसमें सहजता रहती, इजीनेस इन पोस्टिंग, यानी खाता जर्नल के बाद में अपन लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो खाता बही में खतौनी करना भी आसान रहता है, इजीनेस। नेक्स्ट आता है फैसिलिटी इन चेकिंग। जब अपन ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखते हैं तो उसकी चेकिंग भी होती है, जांच भी होती, इंटरनल चेकिंग भी होती है और एक्सटर्नल चेकिंग भी होती है। तो समय समय पर यदि एक जर्नल है तो चेकिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अलग अलग सब्सिडी बुक्स है तो उनको जांच करना भी आसान हो जाता है। एक समय में अपन परचेज बुक की जांच कर रहे हैं, दूसरे समय में सेल्स बुक की कर रहे हैं, फिर केस बुक की कर रहे हैं। तो अभी बताएंगे आपको कौन कौन सी सहायक पुस्तकें हैं। तो फैसिलिटी चेकिंग में भी सुविधा रहती है। और फ्लेक्सिबिलिटी यानी सुविधा के अनुसार, जैसे ट्रांजेक्शन्स कम है, जो तो छोटा व्यापारी है, स्मॉल स्केल पर है, तो एक जर्नल से काम चला सकता है, एक ही जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन्स में एंटर कर लेता है। लेकिन जब व्यापार बढ़ जाता है तो एक जर्नल के स्तर पर अपने पढ़ा था कि कई सब्सिडियरी बुक्स वो रख लेता है, और फिर भी ट्रांजेक्शन बढ़ गए हैं तो परचेज बुक के भी दो भाग हो सकते हैं। परचेज बुक A to M तक, N to Z तक, जो ग्राहक होते हैं उनके ट्रांजेक्शन अलग अलग परचेज बुक में अपन लिख सकते हैं। यानी डिवीजन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, यानी सहायक पुस्तकों का भी अपन विभाजन कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचता, यानी आवश्यकता के अनुसार अपन उसमें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, जब अपन परचेज बुक रखते हैं तो परचेज बुक है तो कोई भी अपने पूछे तो भाई इस महीने में कितनी क्रेडिट परचेज है, तो एक साथ अपन टोटल लगा के बता सकते हैं सर इतना इस महीने में अपन ने क्रेडिट परचेज की है। जबकि आपके जर्नल है, जर्नल में कोई पूछ लेगा अपने को कि साहब कितना उधार माल खरीदा है, कितना उधार माल बेचा है, तो सारे ट्रांजेक्शन्स को अपन को पोस्टिंग किए बिना पता नहीं लगा सकते हैं, लेजर में पोस्टिंग किए बिना। जबकि इन सब्सिडियरी बुक से अपन जो भी इंफॉर्मेशन चाहें, इस महीने में कितनी क्रेडिट सेल है, कितनी क्रेडिट परचेज है, कितना सेल्स रिटर्न है, कितना परचेज रिटर्न है, उनके टोटल लगा करके अपन तत्काल देख सकते हैं। तो एक स्थान पर सारी इंफॉर्मेशन अपने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। तो आजकल कई प्रकार की गलतियां बहुत से आदमी कर देते हैं। फ्रॉड करने वाले जो होते हैं, कपट करने वाले होते हैं, वो कई बेईमानी कर जाते हैं। तो यदि अलग अलग सहायक पुस्तकें हैं तो इमीडिएट उसकी चेकिंग हो जाती है। कई बार आपने गलती और गबन के बारे में सुना होगा। अच्छे बड़े बड़े बैंकों में, बड़े बड़े ऑफिसेज के अंदर बहुत से कर्मचारी गबन कर जाते हैं। यदि उनका डेली चेकिंग हो जाता है तो शायद उससे अपन बच सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एक कैशियर लाखों रुपए का गबन करके चला गया था। उसमें कौन कौन दोषी हैं, क्यों दोषी हैं, यदि डेली उसका कैश बैलेंस की चेकिंग हो जाती तो शायद उससे बचा जा सकता है। तो वो स्थिति है। इन सहायक पुस्तकों का जो अपन सब्सिडियरी बुक्स होती है उनको अलग रखने से कई लाभ हैं। इस प्रकार के जो आपके देखे होंगे आपने एडवांटेज ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। अब एक नेक्स्ट में आता है कि क्या क्या सब्सिडियरी बुक्स अपने व्यापार में रख सकते हैं। यह आती है टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। नंबर 1 है परचेज बुक। जहां बिजनेस में उधार माल खरीदने के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो अलग व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं कि भैया तेरे को केवल इसके अंदर उधार माल खरीदने के लेखे करने हैं। तो परचेज बुक के अंदर केवल क्रेडिट परचेज के ही ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे और एक व्यक्ति एक समय में वही कार्य करेगा तो निश्चित रूप से वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता है, गलतियां कम होगी और काम भी आसानी से हो जाएगा, साफ सुथरा काम होगा।
दूसरी होती है परचेज रिटर्न बुक। कई बार क्या होता है, अपन ने कई माल खरीदा है, माल किसी भी कारण से डिफेक्टिव हो गया है, या जो अपने दर जो तय की थी उसे दर अलग लगा दी गई है, रास्ते के अंदर माल जब आ रहा है तो टूट फूट गया हो, या समय पर अपने को माल नहीं मिला हो, या किस्म जो अपन ने तय की थी उसके अनुसार अनुरूप माल नहीं हो, तो अपन माल को वापस लौटा देते हैं। तो उसका लेखा परचेज रिटर्न बुक में किया जाता है। तो परचेज रिटर्न बुक अलग से तैयार हो जाती है, परचेज बुक अलग से तैयार हो जाती है। एक होती है आपके नेक्स्ट सब्सिडियरी बुक सेल्स बुक, यानी उधार जितना माल बेचा जाता है उसका लेखा सेल्स बुक में किया जाता है। इसको अपन सेल्स बुक कह दीजिए, सेल्स जर्नल कह दीजिए। जितनी भी बुक्स है इनको अपन जर्नल के नाम से, क्यों कि सब डिवीजन ऑफ जर्नल, ये जर्नल का उप विभाजन है। क्यों जर्नल के अंदर सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, तो छोटा व्यापारी एक जर्नल रख लेता है और बड़ा व्यापारी एक जर्नल के स्थान पर अनेक सब्सिडी बुक्स रखता है। तो ये परचेज बुक को अपन परचेज जर्नल भी कह सकते हैं, परचेज रिटर्न बुक को परचेज रिटर्न जर्नल भी कह सकते हैं। सेल्स बुक जिसमें केवल उधार खरीद बेचा गया माल लिखा जाता है, जिनको भी व्यक्ति को माल उधार बेचते हैं उसके सारे ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में या सेल्स जर्नल में लिखते हैं। इसे पता लग जाता है कि इस महीने में कितने उधार माल बेचा गया है। उसी प्रकार सेल्स रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न जर्नल, यानी बेचा हुआ माल वापस आता है। क्यों आता है? जैसे अपन माल वैसे लौटाया वैसे भी बेचा, अपन माल बेचते हैं तो ग्राहक उनको माल को वापस लौटा सकता है। समय पर माल नहीं पहुंचा हो, माल की कीमत ज़्यादा लग गई हो, माल डिफेक्टिव हो, माल रास्ते में टूट फूट गया हो, तो कई बार वह माल वापस लौटाता नहीं है और माल के अंदर कुछ रिबेट चाहता है, छूट चाहता है, तो उसका भी लेखा अपन रिटर्न बुक्स के अंदर ही करते हैं। ग्राहक छूट चाहता है तो उसका सेल्स रिटर्न बुक के अंदर, अपने किसी ने माल खरीदा, अपन छूट चाहते हैं तो उसका लेखा परचेज रिटर्न बुक के अंदर अपन कर सकते हैं। एक नेक्स्ट में आती है आपकी केस बुक। बिजनेस में जितने भी केस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका लेखा करने के लिए केस बुक रखी जाती है, रोकड़ बही। ऑल कॉस्ट, नगद माल खरीदते हैं, नगद माल बेचते हैं, किसी को वेतन का भुगतान किया गया है, कमीशन प्राप्त किया है, ब्याज प्राप्त किया है, ब्याज चुकाया है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस केस के जो होते हैं वो केस बुक में लिखे जाते हैं। और एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कैशियर, वो उसके अंदर सारे केस ट्रांजैक्शन लिखता रहता है और रोज डेली शाम को केस बुक तैयार करके वो जितना बैलेंस आता है उसको अपने सेफ से, अपने गले से मिलान कर लेता है कि कम ज़्यादा तो नहीं है। और शाम को बैंकों में भी आपने देखा होगा, बैंक में कर्मचारी काम करने वाले शाम को जब बंद करते हैं तो बैंक बैलेंस मिलाते हैं वो सही है या नहीं है। तो डेली केस को लिखने से शाम को गले में जितनी रकम होती है उसका बैलेंस का मिलान हो जाना चाहिए ताकि संतुष्टि मिल जाती है। एक नेक्स्ट में आता है बिल्स पेएबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक। अपन किसी को उधार माल बेचते हैं तो उससे अपन बिल, उसने कहा था अभी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो अपन उसका क्या विश्वास करें? किसी को माल बेचा अपन ने, उसने कहा 2 महीने बाद मैं आपको पैसा चुका पाऊंगा, तो उसका रिटर्न में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बिना रिटर्न में वो कहता ठीक है 2 महीने बाद दे देना, 2 महीने बाद दे देगा तो आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं। तो अपन क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं, उसने मना किया कि 2 महीने बाद दूंगा, तो उसको अपन ने एक ड्राफ्ट लिखा, आई विल पे सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 2 months ऑफ डेट, यानी 2 महीने बाद आज की तारीख के बाद चुका पाऊंगा। तो उसके ऊपर अपन ने लिखा, उसने यस कर दी, अपन ने बिल लिखा है और उसने यस कर दी है, तो उसकी यह स्वीकृति अपने लिए कहलाती है बीआर, प्राप्ति बिल, और इसको लेखा करते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक में। यानी अपन ने किसी को माल बेचा, उसने कहा कि भाई साहब मैं 2 महीने बाद आपको 10,000 रुपए जो माल खरीदा मैं चुका पाऊंगा,
तो उसका रिटर्न में अपने पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसने जो बिल की स्वीकृति दी है वो अपने लिए BR कहलाता है और उसका लेखा करते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक में। कल वो पैसा समय पर नहीं तो 2 महीने बाद नहीं देता है तो अपने कोर्ट में क्लेम करके प्रूफ अपने पास है, क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा पैसा आता रहेगा। तो उसका लेखा अपने करते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक में। उसी प्रकार अपन ने कहीं से माल खरीदा है और आपने भी ये कहा भाई साहब अभी तो मैं दे नहीं पाऊंगा पैसा, 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुकाऊंगा। तो वो जो माल बेचने वाला व्यक्ति है जिससे अपने माल खरीदा वो भी बिल लिखता है और उसकी अपन स्वीकृति देते हैं कि भाई 2 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। तो वो जो स्वीकृति एक्सेप्टेंस है वो अपने लिए बिल्स पेएबल कहलाएगी और उसके लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगी। तो अपन उसका लेखा देय बिल वही में करते हैं। तो और उसी प्रकार जो ट्रांजेक्शन इन 7 सहायक पुस्तकों में नहीं आता है वो ट्रांजेक्शन लिखने के लिए एक और पुस्तक होती है जर्नल प्रॉपर। यानी जर्नल तो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन से लिखे जाते हैं जर्नल, और एक होती है जर्नल प्रॉपर जिसमें जो ट्रांजेक्शन्स इन 7 सहायक 7 पुस्तकें हैं इनमें नहीं लिखा गया है उसको अपन लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। अब आपके दिमाग में एक बात आती है सर इसमें कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, जैसे उधार संपत्ति खरीदी। उधार संपत्ति खरीदने का लेखा न तो परचेज बुक में होगा क्योंकि परचेज बुक में केवल उधार खरीदे गए माल, और माल का मतलब होता है वह वस्तु जिसको अपन वापस बेच करके लाभ कमाना चाहते हैं वो अपने लिए माल कहलाता है। और संपत्ति का उपयोग अपन व्यापार में करते हैं तो संपत्ति उधार खरीदी है उसका लेखा जर्नल प्रॉपर में, उधार संपत्ति बेची है जर्नल प्रॉपर में। किसी को या उसी प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ेंगे आगे के लिए, समायोजन प्रविष्टियां या ट्रांसफर एंट्रीज, स्थानांतरण जो एक खाते से दूसरे खाते में करते हैं, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों का सुधार। कई बार योग कम लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है, पोस्टिंग करते समय गलतियां हो जाती है, गलत व्यक्ति के खाते में कर देते हैं, तो बही खाता के अंदर सुधार करने का तरीका है जर्नल एंट्रीज के माध्यम से। यानी कोई भी काटाफासी इसमें होनी नहीं चाहिए, एरर्स हो गई है तो उसको सुधारने के लिए अपने को जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है और वो करते हैं अपन जर्नल प्रॉपर में। उसी प्रकार इस वर्ष के खाते बंद करते समय जो अपन कुछ खाते जिनको तो शेष आगे ले जाते हैं, पर्सनल अकाउंट और एसेट्स अकाउंट के बैलेंस आगे ले जाते हैं, जबकि वर्ष के अंत में जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको खातों को बंद किया जाता है, या अपने माल संबंधी खाते उनको भी बंद करते हैं, और बंद करने के लिए भी अपने को क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ती है, और क्लोजिंग एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में की जाती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री है, रेक्टिफिकेटिव एरर्स है, अगले वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग एंट्री अपन करते हैं। तो इन सारी एंट्री जो अन्य पुस्तकों में नहीं होती है उनको जर्नल प्रॉपर में किया जाता है। तो व्यापार में सुविधा के लिए व्यापारी कुछ सब्सिडियरी बुक्स रखता है और अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम बांट दिया गया है, और वन एट ए टाइम एक व्यक्ति एक ही काम करता है, तो इससे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाती है और कार्य में भी वो आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट में अपन देखेंगे इन सारी पुस्तकों के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परचेज बुक क्या होती है, तो नेक्स्ट में बताया जाएगा परचेज बुक के बारे में क्या है।